नमस्ते, मेरा नाम है सिद्धांत। साथ में फ्रेम में आपको दिख रहे होंगे अमिताभ बेहार। अमिताभ बेहार ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ हैं और एक रिपोर्ट आज आई है 25 जनवरी को, जब हम ये इसको अमिताभ जी से बात कर रहे हैं इस पर। तो एक रिपोर्ट सामने आई है ऑक्सफैम की। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक सालाना जलसा होता है जिसको डेवोस डायलॉग्स कहते हैं ना अमिताभ? जी, जी। डेवोस डायलॉग्स, और वहां पर इस रिपोर्ट को पेश किया जाना है इंडिया की तरफ से। ऑक्स हर बरस ये रिपोर्ट davos में ही रिलीज की जाती है, ओके। पर इस बरस क्योंकि ये वर्चुअल हो रहा है, हम्म। तो उसे वो वर्चुअली davos डायलॉग के रूप में कह रहे हैं, तो रिपोर्ट भी वर्चुअली ही रिलीज की जा रही है। रिपोर्ट भी वर्चुअली रिलीज की जा रही है और इस रिपोर्ट पे, क्योंकि अगर थंबनेल की भाषा में बात करें तो इस रिपोर्ट का एक सबसे बड़ा जो फलसफा है जो निकल के आ रहा है कि लॉकडाउन के समय कोरोना का जो एकदम व्यापक और सबसे ज्यादा भयावह पीरियड था, जिसमें हम लोगों का एक महासमर रास्ते पर देख रहे थे घरों की ओर लौटता हुआ। और उस समय, जिस समय हम ये लोग देख रहे थे, हम लोग ये देख रहे थे, उस समय हमारे घरों में 1 महीने से ज्यादा का राशन भरा हुआ था। 1 महीने से ज्यादा की चीजें भरी हुई थी, साबुन, तेल, सब तमाम चीजें ज्यादा भरी हुई थी, इस और आश्वस्ति के साथ हम देखते थे। लेकिन आप में से कई सारे लोग लल्लन टॉप देखते रहते हैं, अर्थात देखते हैं, खर्चा पानी देखते हैं, शो है, कई सारी चीजें हैं। और ये बात बार बार आती है कि कंपनियों ने लोगों को निकाला, कंपनियों ने जॉब कट किए, कंपनियों ने पे कट किया, फिर भी कंपनियां फायदे में जा रही हैं। और ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट है वो इसमें एक और अध्याय जोड़ती है। वो अध्याय ये जोड़ती है कि ये पैंडेमिक जो है, इसने असमानता को और बढ़ावा दिया है। इस पैंडेमिक के दौरान जो मेजर्स आए, उन मेजर्स ने कहीं ना कहीं और इस असमानता को समझ पाने में गलती कर दी। वो असमानता इतनी बड़ी है कि भारत के जो, अगर सारे अरबपतियों को, 100 अरबपतियों को मिलाकर बात करें, अमिताभ मुझे टोक दीजिएगा अगर कहीं सही गलत हूं मैं, भारत के 100 अरबपतियों ने मिलाकर लगभग लगभग 13,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अर्जित किया इस लॉकडाउन के दौरान। और ये इतना पैसा है कि 10 साल तक मनरेगा को चलाया जा सकता है इससे। इज इट राइट अमिताभ? बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर मैं थोड़ा-सा इस रिपोर्ट के बारे में कहूँ, जरूर। तो ये रिपोर्ट आज हम रिलीज कर रहे हैं davos में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और इस रिपोर्ट का नाम इस साल हम लोगों ने खास रखा है इनइक्वालिटी वायरस, क्योंकि हमारी समझ है हमारे आकलन अध्ययन के बाद कि जितना खतरनाक ये कोविड वायरस है, उसी तरह से खतरनाक है इनइक्वालिटी का वायरस। और हमने देखा कि पिछले इस बरस में 1.5 लाख से ज्यादा लोग कोविड के शिकार हुए। उससे ज्यादा कई लाखों लोगों की नौकरियां गईं। इकोनॉमी जगह जगह ध्वस्त होती दिख रही थी। लोग बेरोजगार हुए। हम लोगों ने भारत में तो वो भयावह दृश्य भी देखा जिसकी आपने बात की कि लोग महानगरों से अपने गांवों की तरफ थोड़ी सी सुरक्षा के लिए, कि वहां उनको अन्य सुरक्षा मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, इसलिए लौट कर जा रहे थे। पर ये कहानी जो है, अगर आप उसको एकदम टॉप पर देखें, शीर्ष पर ये कहानी एकदम अलग है। और इस कहानी को मैं आपको 2-3 चीजें कहता हूँ। आंकड़ों की, जैसे आपने बात की उसी तरह के आंकड़े, जिससे लोगों को बहुत साफ तौर पर समझ में आए कि ये कहानी क्या है। शीर्ष पर अगर आप दुनिया के 10 बड़े ग्लोबल बिलियनर्स को देखें, उन लोगों ने इस दौरान इतना पैसा कमाया, जो वो है $500 बिलियन। आप ये सोचिए, $500 बिलियन उन लोगों ने ऐड किया है अपने वेल्थ में इसी पैंडेमिक के दौरान। उसका अगर हमको रुपयों में करना है तो 70 से आप उसको गुणा कर दें। मेरे लिए तो वो आंकड़ा बहुत ही बड़ा हो जाएगा, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। और इसी दौरान दुनिया के जो बड़े 1000 बिलियनर्स थे, उन लोगों को भी अगर आप आंकड़ा देखें तो वो भी लगातार उनका शुरू में तो घटा, लेकिन घटने के बाद 9 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी पूर्ति वापस कर ली। जबकि बहुत सारे आंकड़े हमको बता रहे हैं, वर्ल्ड बैंक भी अध्ययन करके कह रहा है कि बहुत साफ है कि गरीब लोग जो हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनको कम से कम 10 बरस लग जाएंगे प्री पैंडेमिक लेवल के आने के लिए। तो आप जो देख रहे हैं, ये अजीब सी
गैर बराबरी की स्थिति कि एक तरफ जो बहुत रईस हैं, जिनको हम सुपर रिच कहते हैं, बिलियनर्स कहते हैं, वो लोग तो ऑलरेडी प्री पेंडेमिक लेवल पर आ गए। टॉप 10 बिलियनर्स ने 500 बिलियन अपने वेल्थ में जोड़ दिया, और गरीब लोग अभी अपनी मेज पर खाना भी नहीं ला पा रहे हैं। उन लोगों की नौकरियां जा रही हैं। तो इस तरह की असमानता आपको यहाँ नजर आ रही है। और ये मतलब अगर 1-2 मिनट और ले लूं तो ये भारत में अलग नहीं है, जैसे आपने कहा, बहुत महत्वपूर्ण है। जरा ये सोचें कि हमारे जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो इस पैंडेमिक के दौरान हर घंटे में उनका मुनाफा हुआ या उनकी कमाई हुई है, वो 90 करोड़ की हुई है। हाँ। और ये उस समय है जब भारत के 24% लोग 3,000 रुपया महीना से कम में रह रहे थे। तो ये असमानता को जो सवाल है, उसको हम फिर उठाना चाहते हैं कि जैसे पेंडेमिक के वायरस को हम लोगों ने बहुत गंभीरता से लिया, कोविड-19 के, हम लोगों को इस असमानता, गैर बराबरी के वायरस को भी उतनी ही शिद्दत से समझना होगा और उसको सुलझाना होगा, अगर हमें एक सुंदर समाज की कल्पना करनी है तो। एक सामाजिक न्याय की संस्था है ऑक्सफैम, और जब हम उस तरह से रिपोर्ट निकल के आती है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि आप इतनी बड़ी स्टडी को, इतने बड़े रिसर्च को अंजाम कैसे देते हैं? किस मकसद से तैयार करते हैं और तैयार करने में क्या-क्या मेहनत लगती है इसमें? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएं अमिताभ। देखिए, मकसद तो बहुत साफ है। हम लोग ये चाहते हैं कि हम सामाजिक न्याय पर काम करते हैं, और हम लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में हम ऐसे पॉलिसी चॉइसेस ले सकें जिससे एक जस समाज की संरचना हो सके। तो मतलब आप जहां देखिए, बात सब जगह होती है कि हम चाहते हैं कि समानता हो, लेकिन उस पर काम नहीं होता। हम लोग ये चाहते हैं कि इस अध्ययन के जरिए पॉलिसी मेकर्स, पॉलिटिशियंस, डिसीजन मेकर, उनकी नजर बार बार इस बड़े सवाल पर लेकर जाए। हम्म। और इसको काम करने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई कई महीने लगते हैं, और इसके लिए पूरी टीम जो हमारी है वो दुनिया भर में अलग अलग जगह पर बैठी हुई है। हमारे ऑक्सफैम इंडिया में भी 3 से 4 साथी लगातार अध्ययन करते रहते हैं। तो वो डेस्क रिसर्च भी करते हैं, हम लोग फील्ड में भी जाकर रिसर्च करते हैं। जो भी व्यक्ति इनइक्वालिटी पे काम करते हैं, उनके अध्ययन को हम लोग फिर से देखते हैं, और उस सब को जोड़कर हम इस स्टडी को प्रस्तुत करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि मकसद बहुत साफ है कि सरकारें और नीति निर्माता असमानता के सवाल पर गंभीरता से विचार करें, और उस असमानता को समाप्त करने के लिए ठोस कदम उठाएं। जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ी बातचीत में हम लोग। अ, भारत के बिलियनर्स की प्रॉपर्टी में पिछले पैंडेमिक में 35% की बढ़ोतरी आप दर्ज कर रहे हैं, और आप इसको जब आप 2009 के मुकाबले देखते हैं, तो ये बढ़ोतरी लगभग 90% की हो जाती है। लगभग दोगुना जी, पिछले 11 सालों की बढ़ोतरी है, 12 सालों की बढ़ोतरी। बताएं कुछ इसके बारे में विस्तार से थोड़ा अमिताभ। मतलब आप सही कह रहे हैं। मतलब एक तो बिल्कुल हिला देने वाला आंकड़ा है कि पेंडेमिक के दौरान इतनी जोरदार वृद्धि हुई है उनकी संपत्ति में। लेकिन महत्वपूर्ण है जो आपने सवाल उठाया कि ये 2009 से भी लगातार बिलियनर्स की वेल्थ भारत में बढ़ रही है। और इसलिए हम लोग इस सवाल को और बार बार उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम इसे ट्रेंड के रूप में देख रहे हैं। हम्म। तो अगर आप देखें पिछले करीब 20 वर्षों में लगातार बिलियनर्स के वेल्थ में वो बढ़ता जा रहा है, और असमानता जो है वो भी बढ़ती जा रही है। तो जिस तरह के प्रॉफिट्स टॉप लेवल पर हो रहे हैं, जो बिलियनर्स जिस तरह से अपने वेल्थ में एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, वैसे ही गरीब व्यक्ति के वेल्थ में नहीं हो रहा है। ये आंकड़ा जैसे इस साल हमने नहीं किया क्योंकि वो मौजूद नहीं था हमारे साथ, पर हर साल हम ये भी आंकड़ा करते हैं कि कितने लोगों के पास भारत के 50% लोगों से ज्यादा वेल्थ है। तो पिछले साल की हमारी रिपोर्ट कह रही थी भारत के 9 बिलियनर्स के पास भारत के 50% लोगों से ज्यादा वेल्थ है। तो जरा सोचिए, 9 लोग एक तरफ, और एक तरफ अगर मान लीजिए
अब जनगणना होने वाली है, पर सब कह रहे हैं कि 130 करोड़ की भारत की जनसंख्या करीब है। 70 तो करीब करोड़, लगभग 65 से 70 करोड़। 65 से 70 करोड़ लोगों से ज्यादा सिर्फ 9 लोगों के पास पूंजी है। तो इस असमानता को महत्वपूर्ण है कि हम ट्रेंड के रूप में भी देखें। और अब हम, मेरे लिए महत्वपूर्ण है यह भी कहना कि ये सिर्फ ऑक्सफैम की रिपोर्ट नहीं है। आप अलग-अलग अर्थशास्त्रियों को देखें। एक बहुत जाने माने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्री हैं थॉमस पिकेटी। जी। वो इसी बात को लिख रहे हैं और उन्होंने तो जो भारत का आकलन किया है, मुझे लगता है कि उससे ही हम सबको जाग उठना था। उनका कहना है कि हम लोग 2000 के दशक में फिर से जो 1935 में असमानता थी उसको पार करने लगे हैं, जबकि 1900 आजादी के बाद 47 के बाद लगातार असमानता थोड़ी थोड़ी घट रही थी, लेकिन 90 के दशक के बाद फिर असमानता बढ़ने लगी और अब हम फिर से जो गुलामी का जो समय था उस समय की असमानता के स्तर को भी पार कर चुके हैं। तो आप और फिर जो वो प्रोजेक्शन है आपका, मतलब एक वो फाइंडिंग है आपकी कि इसको, इससे हेल्थ मिनिस्ट्री को इतनी जो बढ़ोतरी है उससे हेल्थ मिनिस्ट्री को 10 सालों तक सस्टेन किया जा सकता है, जी या जी। मनरेगा को 10 सालों तक सस्टेन किया जाता है। अब मनरेगा तक की जहां बात आ रही है, मैं यहाँ पर, मतलब अगर आपको इस बात को दर्शकों को और अच्छे से समझना हो तो कुछ एक महीने पहले की रिपोर्ट है कि भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक से मनरेगा के मद के तहत रुपए लोन लिए थे ब्याज दरों पर, जिसके बारे में खबरें आई थी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को पैसे लोन पर दिए थे और उसके लिए मनरेगा सबसे बड़ा, उसमें जो खर्चे करने थे भारत को, तो वो था। तो यानी मनरेगा के लिए सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश में ही मौजूद था, है ना अमिताभ? जी जी। देखिए, मनरेगा के लिए पैसा मौजूद था और उसके लिए एलोकेशन होता है। ये हमारे सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है, जन कल्याण के कार्यक्रम। इसका आमतौर पे करीब 70,000 करोड़ का आवंटन होता है। वो भी शायद लोगों को आसानी से समझ पाए। 70,000 करोड़ आप देख रहे हैं जो मनरेगा में जाता है। और इधर जो ये 11 बिलियनर्स हैं, उनकी वेल्थ में जो इजाफा हुआ है, सिर्फ उसके आधार पर आप 10 साल तक मनरेगा चला सकते हैं। वो 7,20,000 करोड़ का है। करीब करीब वही होगा आंकड़ा। तो आप सोचिए कि ये असमानता हम दिखाना चाह रहे हैं। मनरेगा हमारे देश का सबसे बड़ा कार्यक्रम है जो लोगों को गरीबी रेखा से नीचे जाने के लिए है। एक तरह से इसे हम सब ने, जब ये बना था तो ये राइट टू वर्क के रूप में देखा गया है। इसकी बुनियादी समझ जो है कि जो भी व्यक्ति अपने खुद रोजगार नहीं कर पा रहा है, वो सरकार के पास जा सकता है और अधिकार के रूप में मनरेगा की मांग रख सकता है। तो इतने बड़े कार्यक्रम में जितना खर्चा होता है, उसकी बराबरी सिर्फ 11 लोग कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था का सवाल है। देखिए, मतलब ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि हमारे सबसे धनी व्यक्ति 1 घंटे में 90 करोड़ जो कमाते हैं, उतना एक मिनिमम वेज वर्कर को कमाने में 10,000 साल लगेंगे। ये भी हमारा एक आंकड़ा है। तो मतलब मुझे लगता है कोई भी सेंसिबल व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि वो इतने गुणवान हैं कि उनको मिल जाए 90 करोड़ 1 घंटे के लिए और एक आम व्यक्ति को 10,000 साल तक मेहनत करनी पड़े। तो ये व्यवस्था, ये आर्थिक व्यवस्था कैसी हमने बना रखी है, उसका सवाल है। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पे मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया है और व्यूअर्स पॉइंट आउट करें, इससे पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। देखिए, हर व्यक्ति अमिताभ धन अर्जित करना चाहता है, संपत्ति अर्जित करना चाहता है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कोई भी अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहता है, कोई भी इंसान, एक छोटा इंसान भी अपनी पूंजी को बचाने के लिए, इनकम टैक्स को बचाने के लिए 10 तरीके के काम करता है। उसको चाहता है कि बैंक्स में सेविंग उसकी बढ़े, वो चाहता है थोड़ा पैसा आए तो यहाँ इन्वेस्ट करे, वहाँ इन्वेस्ट करे। इसमें मतलब जिन भी बिलियनर्स की हम बात कर रहे हैं, उनकी वेल्थ बढ़ रही है तो उसमें उनकी गलती नहीं है, पॉलिसी की गलती को आप पॉइंट आउट कर रहे हैं। बिल्कुल बढ़िया सवाल है। देखिए, ये व्यक्तिगत मामला नहीं है, क्योंकि आज वहां मुकेश अंबानी बैठे हैं, कल कोई दूसरा बिलियनर बैठा होगा। समस्या उन व्यक्तियों से बिल्कुल नहीं है, समस्या इस व्यवस्था से है जो इस गैर बराबरी को और बढ़ावा देती तो क्या है व्यवस्था, वो क्या है, वो क्या लूप होल्स हैं, क्या पॉइंट आउट कर सकेंगे हमारे लिए? है। हाँ, तो उसमें देखिए, व्यवस्था में बड़ी समस्याएं हैं कि आप
जो बराबरी के लिए जिन नीतियों की जरूरत होती है, उन नीतियों को आप पीछे खींच रहे हैं, और जिससे गैर बराबरी बढ़ता है, जिससे मोनोपोलीज बढ़ती हैं, उनको आप आगे बढ़ने दे रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बुनियादी सवाल है। मतलब अगर फिर से आप आकलन देखें, लोगों का बहुत अध्ययन हुए हैं, बराबरी के लिए एक बहुत सरल तो नहीं कहूंगा, पर कारगर उपाय है कि आप जो मुख्य लोगों की जरूरतें होती हैं, जिनको अब हम बेसिक राइट्स भी कहने लगे हैं, एसेंशियल सर्विसेज, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो सैनिटेशन हो, आप उसमें इन्वेस्ट करें। अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अपने आप समाज धीरे धीरे बराबरी की तरफ बढ़ता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये किताबों से हम कह रहे हैं। अगर आप चाहे तो वो नॉर्वे, स्वीडन, जो नॉर्थ यूरोप के देश हैं, जहां जहां आप देखेंगे जहां बराबरी ज्यादा है, वहां पर एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन में कहीं ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो अब हम ये देख रहे हैं पिछले कई बरसों से कि लगातार पब्लिक हेल्थ और पब्लिक एजुकेशन से आप इन्वेस्टमेंट घटा रहे हैं। तो आप कैसे बराबरी की तरफ बढ़ेंगे? दूसरी तरफ टैक्सेस की बात, मतलब दो बातें अभी मुख्य तौर पर मैं कहता हूं कि टैक्सेस में आप देखते हैं एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, और वो है टैक्स जस्टिस नेटवर्क की। टैक्स जस्टिस नेटवर्क की रिपोर्ट कहती है, और वो रिपोर्ट में ही कहती है कि ये आकलन शायद कम ही आंकड़े दिखाता होगा, पर वो ये कह रही है कि दुनिया में 425 बिलियन डॉलर टैक्स डॉजिंग होता है। अब ये आप ये देखिए कि हमारे जितने बड़े ये जो बिलियनर्स होते हैं, अर्थव्यवस्था ही ऐसी बनी है कि वो प्रयास ये करते हैं कि टैक्स न दें, और चाहे वो मतलब टैक्स इवेजन हो, चाहे वो टैक्स डॉजिंग हो, चाहे ऑफशोरिंग है कि कंपनी को आपने कहीं टैक्स हेवन में रजिस्टर कर रखा है, तो आप टैक्सेस नहीं दे रहे हैं। वो भी एक और वजह है कि हम लोग देखते हैं कि इस तरह से मुनाफा बढ़ता जाता है। भारत में कुछ ही समय पहले तक, टैक्सेस की मैं अब बात कर रहा हूं, तो वेल्थ टैक्स होता था, लेकिन अब हमने उसको हटा दिया है। तो वेल्थ टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, एस्टेट ड्यूटीज, ये सब तरीके हैं जिससे कम से कम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पूंजी जाती है, तो आप उस टैक्स को लगा सकते हैं जिसके आधार पर थोड़ा सा बराबरी का बंटवारा हो सके। तो और फिर इसमें तीसरा सवाल है कि किस तरह से नीतियां बनती हैं जो खास सेक्टर्स की मदद करती हैं, जिसको बहुत विस्तार से लोगों ने जिस पर काम किया है, क्रोनी कैपिटलिज्म की भी लोग बात करते हैं। तो आपकी रिपोर्ट पर वापस आते हैं। जॉबलेसनेस को लेकर, जॉबलेस कंडीशंस जो पैंडेमिक में आती हैं, उनको लेकर आपके पास काफी ज्यादा भयानक आंकड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए उसको थोड़ा सा डिटेलिंग करें उनके आंकड़ों की। देखिए, ये आंकड़े तो सब वाकिफ हैं क्योंकि इस पर चर्चा होती रही है। एक बड़ा आंकड़ा मैं इसका आपको कह देता हूं कि आईएलओ की यह रिपोर्ट है जो कह रही है कि करीब 40 करोड़ लोग भारत में गरीबी रेखा के नीचे जाने के खतरे में हैं, और ये हुआ है पेंडेमिक के बाद। हम जानते हैं कि भारत में 90 से 92% लोग, जिसको हम इनफॉर्मल सेक्टर कहते हैं, उसमें काम करते हैं, और जो जॉब लॉसेस हुई हैं वो करीब 75% जो जॉब लॉसेस हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर में है। तो आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा तबका, खासकर वह तबका जिसके पास सोशल सिक्योरिटी नहीं है, जिसके पास परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, जिसको एजुकेशन और हेल्थ नहीं है, उनकी सेविंग्स नहीं है, वह व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है इस पूरे के पूरे पेंडेमिक से, और उसके लिए हम लोगों ने कोई बहुत ठोस कदम नहीं उठाए हैं। कितने जॉबलेसनेस की कंडीशन सबसे ज्यादा कहाँ है? इनफॉर्मल सेक्टर में, और जाहिर सी बात है बिल्कुल इनफॉर्मल सेक्टर में, बिल्कुल। जी जी ओके। एक आंकड़ा वो भी है जिसमें अक्सर, जिस पर हम बात करने से चूक जाते हैं, जो हमारी नजर से बाहर का होता है। एक जगह आप रिपोर्ट में बता रहे हैं कि एनएचआरसी ने
एक ही महीने में राइट्स वायलेशन के इतने इतने 100 केसेस दर्ज किए, और वो एक मास माइग्रेशन जो इंडिया में शुरू हुआ, उसके दौरान लगभग 300 लोग मारे गए। जी जी जी। और सरकार ने, एक समय खबरें आई थी कि सरकार ने पार्लियामेंट में एक्नॉलेज करने से मना कर दिया था कि उनके पास मास माइग्रेशन के दौरान मारे गए लोगों के आंकड़े नहीं हैं। जी जी। इस पूरे पैराडॉक्स को कैसे देखते हैं आप कि वो आंकड़े आपके पास हैं, वो आंकड़े सबके पास हैं, वो आंकड़े सरकार के पास नहीं है? देखिए, ये तो अब जवाबदेही का सवाल है, हम्म, पर उससे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा हम्म, कि संवेदना का भी सवाल है। जब हम लोगों ने लॉकडाउन किया, तो जिसको आपने लॉकडाउन, कहा आपकी रिपोर्ट में कि भारत में स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन था। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा हूं। जब आपने लॉकडाउन किया, तो आपने एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन किया। जहां पर और स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थे, जैसे कि मान लीजिए साउथ अफ्रीका में, वहां भी 48 घंटे का समय दिया गया था कि आप कम से कम तैयारी कर लें लॉकडाउन के साथ रहने की। लेकिन हमें वो कोई तैयारी का मौका नहीं मिला। और लॉकडाउन आपने ये इस उम्मीद से किया था कि आप लोगों की इस वायरस से सुरक्षा कर सके। पर जब साफ नजर आने लगा कि लोगों में त्राही त्राही मच गई है, जैसे मैं पहले कह रहा था कि लोगों के पास खाने को नहीं था। मतलब मैं दिल्ली में देख रहा था, मैं दिल्ली से बाहर नहीं जा पाया, पर लोग, मेरे ऑक्सफैम के ही साथी, क्योंकि हम लोग ह्यूमैनिटेरियन पर भी काफी काम करते हैं, तो लोगों को खाना खिलाने का हम काम कर रहे थे। हम जगह जगह देख रहे थे कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लोगों के पास खरीदने के लिए तो था ही नहीं कि वो अनाज खरीद सकें। और फिर लोगों को बार बार ये प्रेशर हो रहा था कि आप जहां रहते हैं उसको छोड़िए, क्योंकि वो किराया नहीं दे पा रहे थे। और उनके जो एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने तो अपना उनसे पूरा छुटकारा ही कर लिया था। और आप फिर देख रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने जब पैदल यात्रा शुरू की, तो मुझे बहुत दुख होता है ये याद करके कि पुलिस ने इसे लॉकडाउन को लॉ एंड ऑर्डर का मसला माना, न कि पेंडेमिक का सवाल। सोचिए, जो भूखा प्यासा 42 डिग्री 44 डिग्री की गर्मी में किलोमीटर चल के आ रहा है, आप उसे डंडे बरसा रहे हैं ये कहकर कि यहाँ लॉकडाउन है, ये तो बहुत ही दुखद था। उस समय सही होता कि सरकार कम से कम मानवीय आधार पर ट्रेनों और बसों, जिनको अंततः उन्हें चलाना पड़ा, हम्म, अगर वो उस समय उसे चला देते, तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी से हम नहीं गुजरते। कई लोगों ने कहा कि एक 47 के बाद सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में हम देख रहे हैं। हम्म, ओके। और थोड़ी बात का दायरा थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। मेरे पास 2-3 सेक्टर और बचते हैं जिन पर मैं जी सवाल कुछ करना चाह रहा था आपसे, जी और उस पर आपकी संस्था से जो आंकड़े आते हैं उन पर बातचीत करना चाहता। एजुकेशन में आपने 2 कंपनियों का नाम लिया है। एजुकेशन सेक्टर की जब बातचीत आ रही है उस रिपोर्ट में 2 कंपनियों का नाम लिया है, और उस समय ही आपने एजुकेशन एजुकेशन सेक्टर का जिक्र किया है कि वो किस हाल में है और कितने लोग एजुकेशन के पात्र हैं। जरा सा इसको बताइए अमिताभ, थोड़ा सा विस्तार से, क्या है हाँ। वो? देखिए, ये जो है कि कुछ कंपनियां जो एजुकेशन में काम कर रही हैं, हम्म, जैसे कि बायजू है, हम्म, उसकी तो लगातार संपत्ति में वृद्धि हो रही है। ठीक है। लेकिन हम लोगों को ये अन समझना अकेडमी भी हो, है आपके उसमें। जी बिल्कुल, पर इस दौरान हमको ये समझना होगा कि शिक्षा की स्थिति क्या हो रही है। क्या है वो? और वो है कि देखिए, उसमें 2-3 आंकड़े बताता हूं मैं। एकदम। एक है कि हम लोगों ने, ऑक्सफैम ने ही एक स्टडी आज से कुछ महीने पहले की थी, हम्म, और जिसमें हमने शिक्षकों से बातचीत की थी। और शिक्षकों का यूनिफॉर्म रूप से मानना था, ओवरवेलमिंग नंबर्स का ये मानना था, कि अब जब वापस पेंडेमिक के बाद स्कूल खुलेंगे, तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ जाएगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि आज जितना ड्रॉप आउट है, शायद उसका दुगना इस साल के अंत में आपको ड्रॉप आउट नजर आएगा। ओके, मलाला फंड एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, उसने एक अध्ययन किया है, और वो ये कह रहा है कि 20 मिलियन, यानी कि 2 करोड़ लड़कियां स्कूल वापस नहीं जाएंगी। और ये है शिक्षा की असली स्थिति। हम्म, दूसरी तरफ हम सब
मतलब जो शहर में रहते हैं या मध्यम वर्गीय या उससे उच्च वर्गीय परिवार से हैं, हम लोगों के लिए बहुत आसान हुआ अपने बच्चों को घर पे कंप्यूटर पे बैठा देना और इंटरनेट दे देना। लेकिन दूसरी तरफ आप देखें तो रूरल इंडिया में हम्म, जो आंकड़े हैं, वो भी मेरे को लगता है चौंका देने वाले हैं। कुल करीब सिर्फ 4 या 5% के पास, मैं आंकड़ा भूल रहा हूँ, हम्म, कंप्यूटर है हम्म, और कुल 12 या 14% के पास इंटरनेट है फोन के जरिए भी। ओके, तो अब आप सोचिए कि ये पूरा का पूरा रूरल एरियाज है हम्म, और इसी में हमारी रिपोर्ट में वो आंकड़े और हैं। अगर हम्म, आप इसी को जाके देखें कि शेड्यूल कास्ट परिवार और शेड्यूल ट्राइब परिवार में, तो वो आंकड़ा और कम हो जाता है। तो आप ओके, देखिए रूरल एरिया में करीब 20% ज्यादा से ज्यादा बच्चे होंगे जो एक्सेस कर पा रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन को। हम्म, और उससे क्या परिस्थिति होगी एजुकेशन की। तो एक तरफ ड्रॉप आउट की बात कर रहा हूं, फिर ये जो डिजिटल डिवाइड जो जोरदार तरीके से बढ़ गया है, उसको भी हमें समझना होगा। और फिर तीसरा ये सवाल कि एक ही कमरे में हम भूल जाते हैं कि भारत आज भी एक ही कमरे में परिवार रहते हैं। तो आप ये सोच उम्मीद कर रहे हैं कि दो दो तीन तीन बच्चे एक ही कमरे में साथ में पढ़ रहे हों, ना उनके पास अलग अलग डिवाइसेस होते हैं, ना वो उनके पास जगह है। तो शिक्षा को बहुत गंभीर चुनौतियों से अब हमें झेलना पड़ेगा और हम्म, उसकी बात बिल्कुल नहीं हो रही है। तो वो भी हम लोग दिखाना चाहते थे कि हम्म, कैसे असमान हम्म, असर होता है अलग अलग क्षेत्रों में। शिक्षा के सवाल पर जैसे मैंने आपको बताया, क्या अगर आप दिल्ली में एलीट स्कूल में पढ़ते हैं, आपके पास वो संसाधन है, तो आपका बच्चा शायद कहेगा कि बहुत बढ़िया है ऑनलाइन क्लासेस। हम्म, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं, आप गरीब परिवार से हैं, आप पिछड़े हुए परिवार से हैं, तो बहुत गुंजाइश है कि ये साल आपका सिफर हो जाएगा। ओके। हेल्थ केयर पे बात करें थोड़ा। शिक्षा के बारे में बात हो गई। हेल्थ केयर, आपकी रिपोर्ट पढ़ के मुझे पता चला हेल्थ केयर पहुंच से काफी दूर है। एक 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 खास तबके के पास हेल्थ केयर है, एक खास तबके के पास ठीक ठाक हेल्थ केयर है, और एक खास तबके के पास है नहीं है। बिल, अमिताभ। बिल, बिल, बिल्कुल। मतलब मैं तो हमेशा ये कहता रहा हूँ इस रिपोर्ट के पहले भी, हम्म, जो रोजमर्रा हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, हम्म, और मुझे बहुत आश्चर्य भी होता है, दुख भी होता है कि भारत को लोग मेडिकल टूरिज्म का गढ़ भी मानते हैं। ओके। हाँ, क्यों? आप देखेंगे कि भारत में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बढ़िया डॉक्टर हैं। तो आप जाइए, बहुत से विदेश के लोग भारत में अपना इलाज कराने आते हैं क्योंकि उनको बढ़िया इलाज मिलता है और उनके हिसाब से सस्ता इलाज मिलता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बहुत आम बीमारियों से, हम्म, जिनसे आसानी से बचा जा सकता है, उससे भी हम भारत में बच नहीं पाते। तो जो पूरी की पूरी हमारी व्यवस्था है स्वास्थ्य की, वो तो हम्म, चरमरा गई है। हम्म, आपको एक और मैं बहुत गंभीर आंकड़ा देता हूँ। ये भी ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट से है, जिस रिपोर्ट का नाम है कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। तो उसमें हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हेल्थ में कितना इन्वेस्टमेंट है सरकार की हम्म, तरफ। क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि हेल्थ में अगर इन्वेस्टमेंट हो तो गैर बराबरी कम होती है। हम्म, तो हम दुनिया में नीचे से चौथे नंबर पर हैं ओके। हेल्थ, पब्लिक हेल्थ में इन्वेस्टमेंट को लेकर। हम्म, तो उससे साफ नजर आता है कि पब्लिक हेल्थ में जिस तरह के रिसोर्सेज की जरूरत है, वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं हम्म, और वो व्यवस्था चरमरा रही है। करीब 50 से ज्यादा प्रतिशत आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस है। इसकी भी बहुत सारी स्टडीज हैं कि जब व्यक्ति आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करता है, तो हेल्थ आउटकम्स कमजोर होते हैं। हम्म, तो हेल्थ व्यवस्था में हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम रहा है। हम्म, और मतलब ये फिर जैसे मैं कह रहा हूँ, ये तो मैं अपने अनुभव से देख रहा था कि दिल्ली के भी अस्पतालों में पहले कुछ हफ्तों में पूरी तरह से हर स्वास्थ्य कर्मचारी के पास पीपीई किट भी नहीं थे। हम्म, और हम लोगों ने फिर ऑक्सफैम ने इसलिए फिर हम लोगों ने बीड़ा उठाया था, जहां अपने स्तर पर, छोटे से स्तर पर हम काम कर सकते थे, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को हम्म, पीपीई किट भी हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे थे। हम्म। आ, आपने इस रिपोर्ट का जो सबसे खास हिस्सा है, मतलब खास तो सभी हैं, ऐसा नहीं कहा जाता कि कोई कम खास है कोई ज्यादा खास है, लेकिन वो एक एक ऐसा हिस्सा है जिसको एक बार कई कई बार हाईलाइट करके पढ़ना चाहिए।
अगर कोई रिसर्च का स्टूडेंट है या कोई मानवाधिकार संगठन से जुड़ा है, कोई पत्रकार है, तो मुझे लगता है उस हिस्से को बार-बार हाईलाइट करना चाहिए। वो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का इश्यू। बिल्कुल। और उस पर वहां पर आपने कई सारे आंकड़े दिए हैं, कई चीजों के बारे में बातचीत की है। क्या मतलब आप बताएंगे कि मैं उन चीजों को थोड़ा डिस्कस कर दूं कैमरे पे? आप करें जरूर। हाँ हाँ। हाँ, तो वो मैं आंकड़े एक बार स्क्रीन पे खोल लेता हूं अपने, और मुझे ऐसे पढ़ने में आसानी भी होगी। तो ये मतलब महिलाओं की जब बात आती है देश में, तो ये चीजें इतनी ज्यादा और कठिन हो जाती हैं देखने में। दृश्य पूरा इतना कठिन हो जाता है, जैसे 17 मिलियन औरतों ने अप्रैल 2020 में अपनी नौकरी खो दी। और ये हम सब लोग जानते हैं कि जब देश में नौकरी आने जाने की बात होती है, इक्वल सैलरी की जब लड़ाई होती है, इसमें महिलाओं को कई हर बार अलग से अपनी आवाज के बारे में बात करना पड़ता है। ठीक है। नौकरी तो चली जाती है महिलाओं की, उसके अलावा आप ये बता रहे हैं कि द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन कैन रिजल्ट इन अ लॉस टू इंडियाज जीडीपी ऑफ अबाउट 8%। और यूएस डॉलर्स के हिसाब से बात करें तो 218 बिलियन डॉलर की बात हो रही है। यानी हमारी 193 करोड़ की जीडीपी है, 193 लाख करोड़ की जीडीपी है हमारी इंडिया की, और अब उसमें 8% का लॉस बता रहे हैं केवल महिलाओं को नौकरी से निकालने में। और जी। इसके अलावा बता रहे हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस बढ़ा है, डोमेस्टिक वायलेंस 60% से ज्यादा बढ़ा है कई जगहों पे। कुछ स्टेट्स का जिक्र है जहां पे हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस उत्तर प्रदेश से आते हैं, हमारे यूपी से आते हैं, फिर दिल्ली से आते हैं, फिर बिहार से आते हैं। ये क्या है अमिताभ जी? देखिए, इस रिपोर्ट में हमारा प्रयास है यह दिखाने का कि गैर बराबरी लगातार बढ़ रही है, और गैर बराबरी जो बढ़ रही है उसकी चोट जो है अलग अलग तबकों पर डिस्प्रपोर्शनेटली हायर भी है। तो जिसमें जेंडर पे उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो जैसे आपने भारत का आंकड़ा दिया, इसी का मैं आपको ग्लोबल आंकड़ा भी दे देता हूँ। जरूर। हम लोगों का आंकड़ा ये कह रहा है कि करीब 100 मिलियन से ज्यादा हम्म। महिलाओं की नौकरी नहीं जाती, नौकरी और रोजगार नहीं जाता अगर महिला और पुरुष समान रूप से उन सेक्टर्स में काम करते जहां पर महिलाओं का बहुताय जाता है। तो जो होता है, और वो हमेशा लोअर सेक्टर्स जो हैं उनमें वो ज्यादा काम करती हैं, इनफॉर्मल सेक्टर में महिलाएं ज्यादा होती हैं। तो करीब 112 मिलियन है, मैं आपको सिर्फ 100 मिलियन महिलाओं की बात कर रहा हूं। तो ये असर लगातार हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक का असर है और गैर बराबरी का असर है, उसकी चोट महिलाओं पर कहीं ज्यादा है। जैसे आपने कहा वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, और अच्छी बात है कि कम से कम केंद्र सरकार ने इस बात को माना था और शुरू में उठाया था कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इस दौरान, पेंडेमिक के दौरान बढ़ा था। हम लोगों के पिछले साल की रिपोर्ट भी जो है वो बल्कि महिलाओं पर ही आधारित थी, और वो रिपोर्ट थी अनपेड केयर वर्क को लेकर। तो अनपेड केयर वर्क भी जो है वो इस दौरान लगातार बढ़ा है। और पिछले साल ही हमारा आंकड़ा कह रहा था कि एक दिन में 12.5 बिलियन आवर्स का अनपेड केयर वर्क महिलाएं करती थी, और ये अनपेड केयर वर्क है। फिर अंडरपेड केयर वर्क महिलाएं बहुत सारा और करती हैं, और वो इस दौरान अभी बढ़ रही है। तो इस पूरे की पूरी इनइक्वालिटी की मार, इस पेंडेमिक की मार महिलाओं पर कहीं ज्यादा रही है। ये सारी बातें, सारे आंकड़े, सब कुछ अपनी जगह ठीक है। मैं कुछ ऐसे मेजर्स जानना चाह रहा हूं आपसे, जो मेजर्स पॉलिसी मेकर्स को, लॉ मेकर्स को एक जिम्मेदार संस्था के तौर पर लेने चाहिए। क्या हो सकते हैं वो मेजर्स? ठोस सही। कंक्रीट मेजर्स की बात करें अमिताभ। मैं बिल्कुल कॉन्क्रीट मेजर्स की बात करूंगा। तो हम लोगों के इसमें सुझाव भी हैं जी। रिपोर्ट के आधार पर। तो 4-5 मसले हैं जिन पर मैं कहना चाहूंगा। पहला है कि जो पूरा का पूरा रिकवरी का प्लान बने, वो इनइक्वालिटी को केंद्र में रखकर बने। और इसमें हम लोग ये चाहते हैं
कि जिन लोगों की नौकरियां गई, रोजगार गया, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिले। दूसरा, उसी के साथ जोड़कर हम लोग कह रहे हैं कि कम से कम हर व्यक्ति को फ्री वैक्सीन मिलना चाहिए। भारत में उस तरह की बात हो रही है, अच्छा है, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम ये करें। तो पहला सुझाव, ठोस सुझाव है ये, फ्री वैक्सीन को अधिकार के रूप में मुझे लगता है दे देना चाहिए। दूसरा है, जिसकी बात हम बार बार कर रहे हैं, कि आंकड़े साफ दिखा रहे हैं, अध्ययन साफ दिखा रहे हैं कि आप अगर एजुकेशन और हेल्थ, सैनिटेशन सर्विसेज पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो हम धीरे धीरे एक बराबर समाज की तरफ बढ़ेंगे। तो उसको करने की जरूरत है। मैंने आपको स्वास्थ्य में इन्वेस्टमेंट बताया, वैसे ही शिक्षा में भी हमारा इन्वेस्टमेंट दूसरी देशों की तुलना में बहुत कम है। हम लोग लगातार वादा करते रहे 6% और हम लोग वो 4%, 4.5% के आसपास रह जाते हैं जीडीपी का। तो ये दूसरा हिस्सा है। तीसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम लोग ये इंश्योर करें कि सब लोग अपना फेयर शेयर ऑफ टैक्स पे करें, और साथ में कम से कम वन टाइम मेजर के रूप में हम लोगों का तो सुझाव है कि लॉन्ग टर्म मेजर के रूप में भी वेल्थ टैक्स जैसी चीजों को लाएं। और ये कोई अजीब बात नहीं होगी, अर्जेंटीना ने ऑलरेडी लागू कर दिया है। पेंडेमिक के नाम पर उन्होंने उनके जो टॉप 1% हैं उन पर एक वेल्थ टैक्स लगा दिया है पेंडेमिक के लिए ही। इसी तरह की तैयारी साउथ कोरिया कर रहा है, अलग अलग स्तरों पर तैयारियां कर रहे हैं, पर अर्जेंटीना ने तो ऑलरेडी कर दिया है, तो भारत जरूर इसको कर सकता है। तो टैक्सेस का जो सवाल है, तो ये शायद तीसरी बड़ी बात कही मैंने। चौथा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि कम से कम हम लोग, और इस पर हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए, शायद जब हम इनफॉर्मल सेक्टर की बात कर रहे थे तब इस पर चर्चा करना था हमें, कि मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों के हिसाब से बहुत अधूरा कॉन्सेप्ट है। मिनिमम वेज जो है आपको सिर्फ एकदम गरीबी में न रहने से शायद ऊपर उठाता है, और भारत में आप इतने सालों से देखते रहे, गरीबी रेखा जो है वो असल में भूख रेखा है। गरीबी रेखा को डिफाइन ही कितने लंबे समय से नहीं किया गया। हमारे पास 2012-13 के बाद आया भी नहीं कि भारत में गरीबी रेखा के लोग कितने हैं। मतलब अभी तक हमारे पास 7-8 साल पुराना आंकड़ा है कि 8 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि वो अब उसकी परिभाषा भी नहीं है, पर जो हम लोगों ने पिछले 30, 40, 50 वर्षों में देखा वो भूख की रेखा होती थी, न्यूट्रिशन के रूप में गरीबी रेखा देखी जाती थी। पर जब से उसको मुकम्मल किया गया है कि आप उसमें एक्सेस टू शेल्टर भी देखें, एक्सेस टू क्लोथिंग भी देखें, एक्सेस टू हेल्थ भी देखें, तब से हम लोगों ने सही मायने में आकलन भी नहीं किया है। तो गरीबी रेखा की बात नहीं होनी चाहिए, मिनिमम वेज की बात नहीं होनी चाहिए, पर हम लोग जिसको कहते हैं लिविंग वेज या फेयर वेज, उसकी बात करने की जरूरत है। और लिविंग वेज जो है आपको मिनिमम फ्लोर ऑफ डिग्निटी के ऊपर लाएगा, कि आपको अगर गरिमा से जीवन जीना है तो आपको जितना कम से कम जरूरत होगी आय की, उसकी हम तैयारी करें। और ये बहुत जरूरी है इस बदलाव की। और कम से कम पेंडेमिक के समय मुझे इस बात की कुछ छोटी छोटी खुशियां भी हैं कि भारत के कई बड़े उद्योगपतियों ने ये जाना और समझा कि उनके अपने पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स में समस्याएं हैं। वो शायद अपने कर्मचारियों को सही तनख्वाह देते होंगे, पर उनकी जो सप्लाई चेन्स होती हैं वहां पर लोगों को पैसा नहीं मिलता। तो उस पर वो कम से कम कुछ लोग पहल कर रहे हैं। पर एक फर्क, और ये बुनियादी फर्क है कि हम लिविंग वेज की बात करें और सिर्फ मिनिमम वेज की बात ना करें। और इस सब के बाद आखिरी मैं ये कहूंगा कि जो अब री इन्वेस्ट करें, रीबूट कर रहे हैं हम अपनी इकोनॉमिक सिस्टम को, तो ऐसे क्षेत्रों में हम इन्वेस्टमेंट्स करें जो शायद ज्यादा ग्रीन है, जो ज्यादा लोगों को नौकरियां देंगे। तो वो भी बहुत जरूरी है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ नजर कर सकें, ना कि ऐसे क्षेत्र जो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ कराते हैं। तो ये 4-5 बहुत ठोस सुझाव हम लोगों की तरफ से इस रिपोर्ट में है। ये बातचीत अपने दर्शकों के लिए हम उस मौके पे लेकर आए हैं जब हमारे सामने मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट है जिसमें यह दावा किया गया है कि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि पैंडेमिक जो है, पैंडेमिक इस पूरी दुनिया में 12.5 करोड़ लोगों को एक्सट्रीम पॉवर्टी की ओर धकेलेगा। ये 1 करोड़ का इजाफा हुआ है वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्शन में। वर्ल्ड बैंक पिछले कुछ एक महीनों पहले तक बोलता था कि 11.5 करोड़ लोग हो सकते हैं
वर्ल्ड बैंक में इस संख्या में 1 करोड़ का नंबर जो है और जोड़ दिया है। जैसे इकोनॉमिस्ट बताते हैं कि ये संख्या आने वाले समय में और बढ़ सकती है अगर प्रैक्टिसेस नहीं रोकी गई। प्रैक्टिसेस कैसे रुकेंगी? आप अपने प्रतिनिधियों से सवाल पूछिए, आप आंकड़े देखिए और ऐसी जो सामाजिक न्याय की संस्थाएं हैं, वो कम से कम वो बहुत कुछ करती हैं, कम से कम इतना तो ज़रूर करती हैं कि वो बहस में एक नया चैप्टर ज़रूर जोड़ती हैं। वो कई चीज़ों को जो इतनी कठिन तरीके से बाहर लिखी जाती हैं, इकोनॉमिक्स तो कई लोग इसलिए भी नहीं पढ़ते, ना समझते हैं कि साहब हमें बहुत कठिन भाषा में मिलता है। हम अखबार में इकोनॉमिक्स का पन्ना पलट जाते हैं, कि इकोनॉमिक्स वाला पेज नहीं पढ़ेंगे साहब। तो कम से कम कुछ चीज़ें सफाई और कुछ चीज़ें ज़्यादा चश्मदीद ढंग से हमारे सामने हैं। हम उन पर देखें, उन पर बात करें, उनको देखें और उन पर सवाल पूछें और देखें कि हमारी सरकारें क्या कर रही हैं, हमारे नेता क्या कर रहे हैं और क्या इन बातों पर कुछ सुनवाई हो रही है? मैं हूँ, साथ में थे अमिताभ बिहार, ऑक्सफैम इंडिया के सीईओ। आप देख रहे थे लल्लन टॉक। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू।